तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सिर्फ भारत की ही नहीं है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके विभिन्न चीजों के बारे में देखेंगे कि इसमें नगर व्यवस्था कैसी थी, सड़क योजना कैसी थी, ये विकसित कैसे हुई। तो आज हम इसकी ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये सर आपका जो है तो टॉपिक हो गया आज का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है। उसके बाद अपन देखेंगे इसका काल। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का समय कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है तो ये कैसे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की जो भी सभ्यताएं, विश्व में उस समय तत्कालीन विश्व में 4 सभ्यताएं थी। जो प्राचीनतम सभ्यताओं की गणना जो की जाती है, उन 4 सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता भी थी। और बाकी की जो 3 सभ्यताएं हैं, नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उनमें आपका एक पड़ता है ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता चीन में। दूसरी वो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या उसी को बोलते हैं दर्जला फरात नदी घाटी की सभ्यता है। दर्जला फरात के बीच का जो क्षेत्र है दोनों नदियों के, उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो उस संस्कृति को मेसोपोटामिया की संस्कृति बोलते हैं, जो कि ईरान में विकसित हुई थी, ठीक। उसके बाद तीसरी संस्कृति कौन सी है अपनी? तो नील नदी घाटी की सभ्यता है, जो मिस्र में विकसित हुई। और एक अपनी कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन इसके मूलतः 3-4 नाम ही सुनने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए एक नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता, एक नाम मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर कुछ लोग बोलते हैं सरस्वती नदी की सभ्यता या सरस्वती घाटी की सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता भी आता है। तो भारत के इतिहास में पहले के कुछ समय तक भारतीय इतिहास का जो मतलब प्राचीनतम वो मिलता था, तो वो अपना जाता था वैदिक काल से। तो जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान से इस संस्कृति के वो उपकरण प्राप्त किए, तो उसके बाद से भारतीय संस्कृति का अध्ययन जो है तो वो लगभग हजारों वर्ष पहले तक चला गया। अब फिर इसमें देखते हैं कि इसके नाम कैसे हुए। तो चूंकि इसका प्रारंभिक जो इसके वो खोजे गए थे नगर हड़प्पा के, तो हड़प्पा में खोजे गए प्रारंभिक नगरों में अधिकांश नगर जो थे तो वो सिंधु नदी के तट पर खोजे गए। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। लेकिन उसके बाद जब आगे के दौर में जाते हैं, तो आने वाले समय में फिर इसके कुछ बहुत से शहर ऐसे खोजे गए जो कि सिंधु नदी घाटी की उसमें नहीं थे, सिंधु नदी घाटी में नहीं थे, या सिंधु नदी के किनारे नहीं बसे हुए थे, वो अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो इसलिए फिर इसका इसको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता नाम देना भी गलत हो गया। उसके बाद फिर इसके लिए फिर से आया कि इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोला जाए, क्योंकि ये पुरातत्व विज्ञान का नियम होता है कि जिस स्थान से किसी भी सभ्यता का पहला
साक्ष्य मिलता है, किसी भी संस्कृति का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो जिस स्थान से मिलता है उस स्थान के नाम पर ही उस संस्कृति को नाम दिया जाता है। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल या पहला वो साक्ष्य प्राप्त हुआ हड़प्पा नामक स्थान से, तो इसीलिए इस संस्कृति को हड़प्पा नाम दे दिए। ठीक है, अब इसमें फिर अपन देखते हैं कि यह प्रथम नगरीय क्रांति है। प्रथम नगरीय क्रांति इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो अपनी संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। ये अपना जो पाषाण कालीन समाज था वो ग्रामीण समाज था। तो पाषाण कालीन ग्रामीण समाज विकसित होकर नगरीय सभ्यता में पहुंच गया। तो उसके बाद फिर नगरों का विकास हुआ। तो जो भारत की पहली नगरीय क्रांति है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसमें भारत में दो नगरीय क्रांतियों का और वर्णन मिलता है भारतीय इतिहास में। तो इसकी प्रथम नगरीय क्रांति भारत की हड़प्पा हो गई। द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी सदी ईसा पूर्व मानी जाती है और तीसरी नगरीय क्रांति जो मानी जाती है तो वो सल्तनत कालीन मानी जाती है, सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक, तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति है। उसके बाद दो नगरीय क्रांतियां जो हैं तो उनमें आपकी द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी सदी ईसा पूर्व, तृतीय नगरीय क्रांति सल्तनत कालीन, दिल्ली सल्तनत के समय में। अब फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें क्या चीजें आती हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं प्रमुख, उनमें सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सड़कें मानी जाती हैं। इसकी जो सड़कें थी वो सड़क योजना या नगर योजना उसी को बोल सकते हैं। तो नगर योजना जो थी हड़प्पा वासियों की वो बहुत उन्नत थी। इनकी जो भी इन्होंने सड़कें बनाई हुई थी वो पूरी समकोण में काटती थी। वो एक दूसरे को कभी भी इधर उधर से नहीं काटती थी। वो सब इस तरह से नगर बसा हुआ था कि वो सारी सड़कें आपस में समकोण में मिलती हुई थी। ये अपनी जो सड़क योजना है तो हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात ऐसे जैसे ये सड़कें जाती थी तो ये ऐसे मिलती थी, ऐसे। ये कहीं भी एक दूसरे को मतलब तिरछा या दूसरी तरह से नहीं काटती थी। ये सभी सड़कें समकोण में मिलती थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था जो थी वो बहुत उन्नत थी। ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी में यूरोप की सड़कें भी उतनी उन्नत नहीं थी और उतनी चौड़ी नहीं थी जितनी कि हड़प्पा वासियों की सड़कें थी। इनकी मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर, सहायक सड़कों की चौड़ाई 3.4 मीटर से 4.5 मीटर और मोहल्लों या गली बीथियों की जो चौड़ाई होती थी वह 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक रहती थी। ठीक, ये हो गई आपकी सड़क योजना। फिर उसके बाद हमें वो आता है अपना दूसरी इनकी विशेषता क्या थी, नगर जल निकासी। तो हड़प्पा वासियों की यह भी एक जल निकासी व्यवस्था भी एक प्रमुख विशेषता थी। इनकी जल निकासी व्यवस्था अति उत्तम थी और हर घर में गंदे जल के निष्कासन के लिए व्यवस्था की जाती थी। हर घर में गंदे जल को बाहर निकालने की व्यवस्था रहती थी और वह नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। ये नालियां घर के अंदर से निकलकर मुख्य सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों पर खुलती थी। ये नालियां कटी थी तथा उन्हें कच्ची ईंटों से ढका जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता रहा होगा ताकि उन ईंटों को खोलकर नालियों को आसानी से साफ किया जा सके। ये आपकी हो गई जल निकासी व्यवस्था। उसके बाद अगला आपका वो आता है भवन निर्माण। भवन निर्माण हड़प्पा वासियों की
भवन निर्माण प्रणाली भी उत्तम थी। हड़प्पा काल में हड़प्पा के शहरों में बड़े बड़े निर्माण देखे गए। हड़प्पा काल में बड़े बड़े भवन निर्माण देखे गए और कच्ची तथा पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इन ईंटों का आकार अलग अलग होता था, किंतु उनका जो अनुपात होता था वो हमेशा 4:2:1 के अनुपात में होती थी। आकार उनका चाहे कोई भी हो, लेकिन अनुपात उनका यही होता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो कि एक विशाल स्नानागार था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो कि एक विशाल स्नानागार था। और इस काल की इस संस्कृति की सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था, जो कि 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। स्नानागार में जिप्सम की जोड़ाई एवं बिटुमिन का लेप देखा गया था। इसकी एक तरफ कुआं था, स्नानागार की एक तरफ कुआं था जिससे पानी भरा जाता रहा होगा, और इसकी दूसरी तरफ एक नाली थी जिससे वहां का दूषित जल या उपयोग किया हुआ जल बाहर निकाला जाता रहा होगा। जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन समय के आश्चर्य कहा है। उसके बाद अपना ये छूट गया था थोड़ा सा आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल का वो देख लीजिए थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृति क्यों है, तो इसके लिए आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृति इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका अब तक अध्ययन नहीं किया जा सका है। उनकी अस्पष्ट भाषा एवं गूढ़ लिपि के कारण उनका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृति है। उसके बाद उनकी लिपि, हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी वह भावचित्रात्मक थी, और हड़प्पा वासी जब अपनी लिपि में लिखना प्रारंभ करते थे तो उनकी जो पहली लाइन होती थी वह बाएं से दाएं तथा दूसरी लाइन दाएं से बाएं आती थी। मतलब एक लाइन अगर वो यहाँ इधर से लिखना चालू कर रहे हैं यहाँ से, तो उसको लिखते हुए यहाँ तक जाए, फिर जब उनको दूसरी लाइन लिखना हो तो वो फिर यहाँ से नहीं चालू करते थे, वो फिर यहीं से चालू करते थे और लिखते हुए इधर आए थे। मतलब कि फर्स्ट लाइन बाएं से दाएं और दूसरी लाइन दाएं से बाएं आती थी। ठीक है।